हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, सेहतमंद हो, सुरक्षित हो। लेकिन जब बच्चे में जन्म से ही कोई दोष हो यानी बर्थ डिफेक्ट्स हो तो माता पिता के लिए सबसे चिंता का विषय होता है। आगे बच्चे का आने वाला जीवन कैसे होगा, किस तरह से उसका इलाज करवाया जाएगा, कई सारे प्रश्न उनके मन में घूमते हैं। आज हम इसी चिंता को दूर करेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में। किस तरह के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स बच्चों में हो सकते हैं, कैसे उनकी जल्द पहचान हो सकती है और क्या है वो तरीके जिनसे इस खतरे को कम किया जा सकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कंजेनाइटल एनोमलीज बहुत ही आम हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रभावित करती हैं। क्या जन्मजात विकृतियां सिर्फ उन बच्चों में हो सकती है जिनमें इनका पारिवारिक इतिहास हो, यानी जिनके परिवार में किसी को ये समस्याएं हो? आज हम विशेषज्ञों से विस्तार से समझेंगे कि फैमिली हिस्ट्री कितना अधिक खतरा बढ़ाती है कंजेनाइटल एनोमलीज या बर्थ डिफेक्ट्स का। कौन से जीन्स हैं जो सामान्य तौर पर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की संभावना को बढ़ाते हैं, यानी बच्चे में कौन से जीन्स अगर हैं या पॉजिटिव हैं तो उसमें अधिक खतरा होगा इस तरह के एनोमलीज होने का या बर्थ डिफेक्ट्स होने का। ये हम आपको बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे वो कौन से कारक हैं जिनसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स का खतरा बढ़ता है। मातृ पोषण यानी गर्भावस्था में मां का पोषण कैसा है, जन्मजात विकृतियों के जोखिम को किस तरह से प्रभावित करता है, गर्भावस्था की देखभाल कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है जिनसे जन्मजात विकृतियों के खतरे को कम किया जा सके, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि गर्भावस्था में कितने सप्ताह के बाद कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को पहचाना जा सकता है। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जिनको बच्चे के जन्म के बाद ही पता चलता है कि बच्चे में किसी तरह का कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या हार्ट डिफेक्ट है। क्या इन समस्याओं को गर्भावस्था के दौरान भी पहचाना जा सकता है? अगर हाँ तो कौन सी वो जांच है और कौन से सप्ताह में गर्भावस्था के दौरान बच्चे में इन डिफेक्ट्स की पहचान हो सकती है, ये समझने के लिए आवश्यक है। और क्या दिल में छेद अगर बच्चे में होता है, जिसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं, अगर बच्चे के दिल में छेद है तो क्या उसका इलाज करवाने के लिए बच्चे की उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए या जन्मजात शिशु में भी इसको ठीक किया जा सकता है? कौन सी विधियां हैं जिनसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को ठीक किया जाता है? बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने के लिए फॉलिक एसिड लेना, दूसरे सप्लीमेंट्स लेना और खास तौर पर टीकाकरण कितनी अहम भूमिका निभाता है, यानी गर्भावस्था में देखभाल करवाना, स्कैन्स करवाना कितना आवश्यक है और कैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के खतरे को कम किया जा सकता है। साथ ही क्या कोई ऐसा तरीका है, आजकल जीन थेरेपी की बात होती है, जीन में मॉडिफिकेशन करके क्या इन विकृतियों की संभावना को कम किया जा सकता है? ये तमाम बातें जानेंगे विशेषज्ञों से। जानकारी की शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि किस तरह से बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की संभावना बढ़ती है, यानी वो कौन से कारक हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें बच्चे में इन डिफेक्ट्स की संभावना हो सकती है और कैसे की जा सकती है इनकी पहचान। जन्मजात विकृतियां कई बच्चों को प्रभावित करती हैं। जन्मदोष शिशु की मृत्यु और विकलांगता का महत्वपूर्ण कारण है। दुनिया भर में लगभग 3% बच्चे जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं। जन्मजात विसंगतियों को जन्मदोष के रूप में भी जाना जाता है। ये संरचनात्मक या कार्यात्मक विसंगतियां हैं जो अंतर्गर्भाशयीय जीवन के दौरान होती हैं और इन्हें जन्म से पहले, जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद पहचाना जा सकता है। संरचनात्मक जन्मजात विकृतियां जिनमें बच्चा शरीर के किसी अंग के बिना पैदा होता है या उस अंग में कोई विकृति हो सकती है। इस समूह में हृदय संबंधी जन्मजात विसंगतियां, साथ ही कटे तालु, जन्मजात हिप डिस्प्लेजिया, स्पाइना बिफिडा या क्लब फुट जैसी समस्याएं आम हैं। आवश्यक है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज यानी बर्थ डिफेक्ट्स की पहचान समय पर हो और सही इलाज द्वारा इनको ठीक किया जाए। आवश्यकता होने पर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के लिए सर्जरी करवाना उपयोगी होता है। जानकारी और जागरूकता से कई स्वास्थ्य समस्याओं और कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स से बचाव संभव हो सकता है।
बच्चों में होने वाली कुछ जन्मजात विकृतियों को गर्भधारण के दौरान भी पहचाना जा सकता है। जन्मजात विकृतियों यानी बर्थ डिफेक्ट से बचाव के लिए उपयोगी है कि गर्भधारण की उचित योजना बनाई जाए और गर्भावस्था के दौरान समय समय पर जांच करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो और बच्चे जन्म के समय सामान्य हो, ये न सिर्फ माँ की बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए आवश्यक है कि सतर्कता हो, जानकारी हो और ये समझ हो कि कैसे बर्थ डिफेक्ट्स के खतरे को कम किया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर विक्रम दत्ता, हेड न्यूनेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, विद ओवर 30 years of experience. And he has over 70 publications. He has been editor-in-chief of Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Studies and RML Hospital Journal of Medical Sciences, current president of Nationwide Quality of Care Network India, past president National Neonatology Forum of India, current guest editor for BMJ Open Quality South Asia ED ISQUA एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रम दत्ता आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर प्रबोध गोयल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स इन पीडियाट्रिक एंड neonatal surgery. Pediatric urology, congenital malformations is his areas of interest. He has over 20 years of clinical and academic experience. He has dedicated his career to diagnosing, managing complex birth defects and congenital anomalies in children, and he is trusted voice in advancing child surgical care across the country. बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रबोध गोयल आपका। बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स काफ़ी कॉमन है। दिल में छेद होना, जिसे आमतौर पर हम जानते हैं, क्या है उसका इलाज और कैसे की जा सकती है उसकी पहचान, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभव गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज and Safdarjung Hospital. His areas of expertise are pediatric cardiac surgery and robotic cardiac surgery. He is member Indian Association of Cardiothoracic Surgeons, Pediatric Cardiology Society of India, Society of Thoracic Surgeons USA and Global Association of Physicians of Indian Origin. बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुभव गुप्ता आपका। तो बहुत आवश्यक है कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाए, इसके विषय में जानकारी विशेषज्ञ आपको देंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं कि क्या होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल एनोमलीज, किस तरह के हो सकते हैं और किससे इनकी संभावना को कम किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर दत्ता आपसे समझना चाहेंगे, बच्चों में अगर जन्मजात विकृतियों की बात की जाए, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, कितना बड़ा खतरा है या कितने आमतौर पर बच्चे इनसे प्रभावित होते हैं? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। लगभग अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 से 4% जो हैं वो नवजात शिशु जो हैं जन्म के समय उनको कोई ना कोई प्रकार की विकृतियां होती हैं। ये माइनर या मेजर दोनों प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1%, बट कई बार 2 to 4% ये रेंज हो सकता है। जी डॉक्टर प्रबोध, किस तरह की डिफेक्ट्स आमतौर पर बच्चों में देखे जाते हैं? अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की बात की जाए, कैसे प्रभावित कर सकते हैं बच्चों को? हम लोग शिशु शल्य चिकित्सा विभाग में बड़े विभिन्न प्रकार के बर्थ डिफेक्ट्स को देखते हैं, जन्मजात विकृतियां देखते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास आता है उसको हम लोग हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर 125 बच्चों का जन्म होगा, लड़कों का जन्म होगा, तो उसमें से एक बच्चे को हाइपोस्पेडियास होगा। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझना चाहेंगे तो किसी भी संस्था में अगर 1000 पुरुष काम कर रहे हैं तो उसमें से 8 लोग को हाइपोस्पेडियास नामक बीमारी होगी। इसमें उनके लिंग की बनावट ठीक से नहीं हो पाती है एंड इसकी वजह से उनको आगे चल के समस्याएँ आती हैं। इसके अलावा होता बच्चों को खाने की नली नहीं बनी होती है, कई बार क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है, मल का द्वार ठीक से नहीं बना होता है,
या पेशाब की थैली पेट पे खुली हुई होती है, या बच्चों को मूत्राशय से मूत्रवाहिनी में पेशाब का उल्टा बहाव होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो पेट की आगे की वॉल है वो नहीं बनी होती, जिससे ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस नाम के विकार होते हैं, बच्चों की आंतें बाहर लटक रही होती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, कमर में कई बार स्पाइना बाइफिडा नाम की बीमारी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी खुली होती है और स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रही होती है। उससे सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चों के पैरों में पैरालिसिस हो सकता है, पेशाब या लेटरिन के ऊपर कंट्रोल कम हो सकता है, और इन बच्चों में समय के साथ सिर में पानी भरता है, जिसके लिए कई ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जी, ये तो बात हुई उन डिफेक्ट्स की जिसमें या तो बच्चे का अंग ठीक से नहीं बना है, और इनमें से काफ़ी सारी स्थितियां ऐसी हैं जो बच्चे के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए आवश्यकता होती है कि जल्द से जल्द इनको ट्रीट किया जाए। डॉक्टर अनुभव गुप्ता, बच्चों के दिल की अगर बात करें, हालांकि बहुत नाजुक होता है, और जब बच्चों के दिल की विकृतियों की बात होती है तो लोग आमतौर पर समझते हैं कि दिल में छेद। अगर इसको और डीप में या विस्तार से समझा जाए, किस तरह की विकृतियाँ हैं जो बच्चे के हार्ट के स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकती हैं? तो अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर वो होते हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं। एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं वो राइट एट्रियम करता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वो लेफ्ट एट्रियम होता है। इसके अलावा हार्ट में 2 पंप होते हैं, एक राइट साइडेड पंप जो फेफड़ों में खून प्रवाहित करता है, और एक लेफ्ट एट्रियम जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि पूरे शरीर में खून प्रवाहित करता है। तो अगर हम डिफेक्ट्स की तरफ देखें तो डिफेक्ट ये हो सकते हैं कि इन चारों चेंबर का कनेक्शन खराब हो जाए, या जो नली हार्ट में आ रही हैं वो ठीक से कनेक्टेड ना हो, या हार्ट से जो नलियां निकल रही हैं वो ठीक से कनेक्टेड ना हो। इसके अलावा इन चेंबर्स के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम होल इन द हार्ट बोलते हैं, और साथ में इनके बीच में जो वाल्व होता है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है, उनमें भी विकृतियां हो सकती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स काफ़ी तरह के हो सकते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है और एक जिसमें बच्चा नीला पड़ता है। जी, और वो कौन से होंगे जिसमें पिंक बेबीज या ब्लू बेबीज कहा जाता है? अगर हम पिंक बेबीज की बात करें तो हमारे पास जो है वो होल इन द हार्ट वाली कंडीशंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कभी कभी जो मेन धमनी होती है जो लंग में ले जा रही होती है, एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जी, डॉक्टर विक्रम दत्ता, जब बच्चों में डिफेक्ट्स की पहचान की बात आती है, आप जैसे विशेषज्ञ जो न्यूनेटोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं, वही फर्स्ट मीडियम होता है जो बच्चे के संपर्क में आते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। पहले 24 घंटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और एट द टाइम ऑफ बर्थ किस तरह से जांच की जाती है बच्चे की, चेकअप की अगर बात की जाए, या होना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है? देखिए, जो मैलफॉर्मेशंस की बात है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्थ के टाइम पे अगर मैलफॉर्मेशन डिटेक्ट हो रहा है तो मैं कहूँगा कि एक स्टेप हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और हमारी बहनें हैं, उनको ये जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है कि जब वो गर्भ धारण करते हैं तो उस समय बहुत सारे अभी एडवांस्ड ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, टेस्ट आ गए हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले जो 12 हफ्ते होते हैं गर्भ धारण करने के वक्त, उसी वक्त जो है कुछ नॉन इन्वेजिव और कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा हम ये बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं कि बच्चे में कोई मेजर मैलफॉर्मेशन तो नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो छोटे शहरों में भी इस समय उपलब्ध है और सरकारी सभी अस्पतालों में उपलब्ध है, वो है एक एनोमली स्कैन, जो जनरली 18 हफ्ते के जेस्टेशन, जब बच्चा 18 हफ्ते का माँ के पेट में होता है तो उस समय वो हमें करना है। और उसके अलावा अगर कोई कार्डियक मैलफॉर्मेशन है, जैसा अभी मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे, कोई भी हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है या ऐसे मदर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, ऐसा कुछ लगता है तो हमें एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फीटल मेडिसिन के एक्सपर्ट के पास जाके बच्चे की माँ के पेट के अंदर ही फीटल इकोकार्डियोग्राफी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें मैलफॉर्मेशन जन्म के पहले बता देते हैं। अब सेकंड पार्ट आपका जो प्रश्न था उस पर आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है
तो 24 घंटे के अंदर का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ जो डिलीवरी रूम में जब नवजात शिशु होता है उस समय जब हम उसकी जांच करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम ये देखते हैं कि सब ऑरिफिसेस पेटेंट हैं कि नहीं है। हम एक ऊपर से देखते हैं कि बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा झाग तो नहीं आ रही है, कोई अगर हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हैं वो कॉइल तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला अभी डॉक्टर साहब ने बताया। और बच्चे की जो मल की जो निकास का द्वार है वो उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, जैसे इम्परफोरेट एनस उसको बोल रहे हैं, या यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर का जो स्किन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, आंतें ठीक तरीके से डेवलप ना होकर बाहर की तरफ लटकी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें एक अच्छे नियोनेटल एग्जामिनेशन जो एक हेल्थ फैसिलिटी पे, और इसीलिए भारत सरकार इस समय बहुत ही कटिबद्ध है कि सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एक नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे जाके ही डिलीवरी करानी चाहिए, और 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी मेलफॉर्मेशन है तो उसे पिकअप करें। बट एंटीनेटल पीरियड की इम्पोर्टेंस उससे भी ज़्यादा है, जो जांचें मैंने आपको बताई। जी, क्योंकि वही समय है, अगर वहाँ ध्यान दिया जाता है तो बहुत संभावना है कि बच्चे में इस तरह का जो डिफेक्ट है या तो हो ही ना, और अगर हो गया है तो उसकी पहचान जल्दी हो पाए। डॉक्टर अनुभव, किस तरह से समझाना चाहेंगे बच्चे का हार्ट का फॉर्मेशन माँ के गर्भ में कौन से सप्ताह में होता है और कब उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको पता किया जा सकता है? ऐसे में अगर फैमिली हिस्ट्री है जिसकी बात डॉक्टर दत्ता कर रहे थे, तो और कितनी संभावना हो जाती है और विशेषज्ञ कितने अधिक सतर्क होते हैं इन मामलों में? अगर हम ये देखें कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कितना होता है, तो करीब अगर 100 डिलीवरीज हो रही हैं तो एक बच्चे को उसमें से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर मदर को डायबिटीज़ है या उसको इन्फेक्शन हुआ है या उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हैं, या अनुवांशिक भी हो सकता है जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। वो 1% नहीं होता है, 2 से 3% हो सकता है। जहाँ तक हार्ट के फॉर्मेशन की बात है बच्चे के अंदर, तो हम ये जानते हैं कि हार्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है, इनिशियल 6 वीक्स में डेवलप होता है और बीट करने लगता है, और उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है 10 हफ्तों के बीच में। तो जब तक लोगों को इंडिया में प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी मिलती है या वो ये समझ पाती है हमारी बहनें कि वो प्रेग्नेंट हैं, तब तक उस बच्चे का हार्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो हार्ट डेवलपमेंट बहुत अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखना है, जब आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको पता चल गया प्रेगनेंसी है, तो हम फीटल इको करते हैं। आजकल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी फीटल इको करते हैं, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट भी इको करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी फीटल इको करते हैं। वो करीब 18 से 22 हफ्ते के बीच में एक इको किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट डिफेक्ट्स को हम पकड़ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं उनके बारे में। अगर डिफेक्ट बहुत मेजर है तो हम उनको ये डिसीजन लेना होता है कि प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएं कि उसे टर्मिनेट कर दें। अगर वो डिसीजन ये लेते हैं कि डिफेक्ट माइनर है या वो बच्चे को रखना चाहते हैं, तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं और एक ऐसे सेंटर में डिलीवरी कराएं जहां पीडियाट्रिक कार्डियक केयर की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जिसमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हो, अच्छा नियोनेटोलॉजिस्ट भी हो, और वहीं उस बच्चे की सर्जरी भी हो सके। जी, डॉक्टर प्रबोध, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला सवाल है रजनी जी का, वो कह रही हैं कि नवजात शिशु है, अभी उसको इनग्वाइनल हर्निया डिटेक्ट हुआ है, तो कितना समय रहता है इसको ट्रीट करने के लिए? क्या अगर डिले किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं? क्योंकि शिशु बहुत छोटा है, तो उसके ट्रीटमेंट को लेकर ये अधिक चिंतित हैं कि कितना रिस्क रहेगा अगर इस समय ट्रीट करवाया जाए। इंगोइनल हर्निया नामक बीमारी में पेट के निचले भाग में एक छिद्र होता है जिससे आंतें निकल के अंडकोश की तरफ चली आती हैं। वही छिद्र लड़कियों में भी होता है, उनमें हालांकि अंडकोश नहीं रहता है। इंगोइनल हर्निया में पर से मरीज को कोई दर्द नहीं होता है, आंतें निकल के आती हैं, वापस भी चली जाती हैं। उसमें समस्या ये होती है कभी कभी आंतें आने के बाद वापस नहीं जा पाती हैं, खासकर अगर उसमें खाने का कोई अंश फंस जाता है। उस समय पे उस इंटेस्टाइन के भाग की रक्तचाप रुक सकता है, उसको इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिड्यूसिबल इंगोइनल हर्निया, जब वो आंत आई वापस चली गई। अगर उससे नेक्स्ट स्टेज आती है वो इरिड्यूसिबल हो जाता है, जब आंत वापस नहीं जाती है और वो सूजन बरकरार बनी रहती है। तीसरा होता है जब उसके थ्रू खाने का प्रवाह रुक जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड बोल देते हैं। और उसके नेक्स्ट स्टेज आती है जब उसका रक्तचाप भी रुक जाता है, उसको वैस्कुलर डैमेज बोल देते हैं। यह कब होगा इसका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता,
इसीलिए तथ्य ये है कि अगर आपके बच्चे को इंगुइनल हर्निया की डायग्नोसिस बनी है तो जितना जल्द हो सके उसकी सर्जरी करा देनी चाहिए। जी, दूसरा प्रश्न है दीपिका का, उनके बच्चे में इनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, तो ऐसे में किस तरह से इलाज किया जाएगा, कौन से प्रोसीजर किए जा सकते हैं, क्या कुछ एडवांसमेंट है, उसके विषय में जानना चाह रही हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस उस कंडीशन को बोलते हैं जब अंडकोश जिनकी संरचना पेट के अंदर होती है और वे बर्थ से थोड़ा सा पहले अपने रास्ते से नीचे उतर के अंडकोश में स्क्रोटम में चले आते हैं। नाउ सपोज ये अंडाशय नीचे नहीं उतर पाएंगे तो उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। वो पेट के अंदर हो सकते हैं, वो एब्डोमिनल वॉल में हो सकते हैं, या वो स्क्रोटम से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। अंडकोश का नीचे होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर वो पेट के अंदर रहेंगे तो वो अधिक तापमान की वजह से धीमे धीमे खराब होने लगते हैं, जिससे बाद में इनफर्टिलिटी होती है। लिटरेचर में रिसर्च के माध्यम से हम लोगों ने पता लगाया कि जो सेफ टाइम पीरियड होता है वो 1.5 साल का होता है। यदि बच्चे के पैदा होने से 1.5 साल के अंदर सर्जरी हो जाती है तो अंडकोश सेफ रहता है। अगर 1.5 साल से ज़्यादा हम उसको डिले करते हैं तो अंडकोश में डैमेज होने का खतरा होता है। सर्जरी क्लासिकल रूप से पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, पर आजकल लैप्रोस्कोपी से भी करते हैं। तो ओपन सर्जरी में होता है चीरा लगा के की जाती है। चीरे की लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर रहती है। कुछ सर्जन थोड़ा लंबा कुछ थोड़ा छोटा भी करते हैं। और लैप्रोस्कोपी में जिसको की होल सर्जरी कहते हैं, तो हम 3 पोर्ट डाल के दूरबीन के माध्यम से कर देते हैं। तो दूरबीन आज की डेट में लेटेस्ट डेवलपमेंट है। रोबोटिक सर्जरी भी आया है, पर चूंकि 1.5 साल से कम के बच्चे में होता है तो रोबोटिक सर्जरी अभी उतने छोटे बच्चे में उतना सफल नहीं है। जी, तो 3 महीने का इनका बच्चा है। दीपिका जी, आप समय ले सकती हैं, अपने विशेषज्ञ से बात करके ये तय कर सकती हैं कि आपको ये प्रोसीजर कब करवाना है। प्रोसीजर सुरक्षित है, इसलिए अगर डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी आवश्यकता है तो आप इसे टाइम लेकर और डॉक्टर से डिस्कस करके जो आपको सूटेबल हो और बच्चे के लिए सुरक्षित हो उस तरह से करवा सकती हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स कैसे उनकी पहचान की जा सकती है और कैसे किया जा सकता है, इनसे बचाव, ये हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं। डॉक्टर अनुभव, बच्चों में अगर किसी तरह का हार्ट डिफेक्ट है तो क्या जन्म के समय ही लक्षण प्रेजेंट होते हैं? बहुत बार हमने देखा कि पहले कुछ समय पहले तक भी होता था कि बच्चों की आयु बढ़ गई, बड़े भी हो गए, और बाद में पता चलता था जैसे जैसे हार्ट बढ़ने लगता था और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तब पता चलता था कि किसी तरह का हार्ट डिफेक्ट है। बच्चे में इनिशियली किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जिनको पेरेंट्स बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें? जी, तो अगर हम देखें तो कुछ अगर बच्चा आपका पैदाइश के बाद नीला है तो डेफिनेटली उसको एक हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। उसको आप निगलेक्ट ना करें, आप एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, डायग्नोसिस बनाएं और इलाज की तरफ बच्चे को लेकर जाएं। दूसरी स्थिति होती है कि बच्चा नीला नहीं है, बच्चा ठीक है, उस वक्त नीला नहीं है, लेकिन नीलापन धीरे धीरे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है नीलापन आता है। अगर नीलापन आता है तो आप फिर जाकर आगे अपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं और उस बच्चे को इलाज की तरफ लेके जाएं। तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जिनके अंदर नीलापन नहीं आता है। ये बच्चे वो होते हैं जो कि जब वो दूध पीते हैं तो दूध नहीं पी पाते हैं, उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा होता है और उनको बार बार संक्रमण होता है छाती का। तो ऐसे बच्चों को भी आपको ये समझना है कि ये इनके अंदर भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है और इनको भी आपको
डायग्नोसिस की तरफ लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है और इनको इलाज की तरफ लेकर जाना है। जी डॉक्टर दत्ता, बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि जो गर्भावस्था है वो सामान्य प्रक्रिया है, तो स्कैन्स क्यों करवाएं या नेचुरल प्रोसेस है? किस तरह की फैसिलिटीज़ आप बताना चाहेंगे जो अवेलेबल है और उनकी ज़रूरत होती है स्कैनिंग की, समय समय पर विशेषज्ञ के पास जाना, और सबसे पहले जो आपने महत्वपूर्ण बात कही थी कि प्रेगनेंसी को प्लान करना कितना आवश्यक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मेलफॉर्मेशंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये प्लानिंग प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से ही हो सकती है। बहुत ही सरल, बहुत ही चीप उपाय है और इसके लिए एक तो न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी थोड़ी देर पहले हम कार्यक्रम में देख रहे थे मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन में जैसे उचित खान पान, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फोलिक एसिड। आपने शुरू में भी चर्चा करी थी फोलिक एसिड। प्रेगनेंसी अगर कोई प्लान कर रही है महिला तो 3 महीने पहले एटलीस्ट वो फोलिक एसिड का रेगुलर सेवन लेना शुरू करें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से 3 महीने पहले फोलिक एसिड लेना शुरू करें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो लगातार फोलिक एसिड लें। इसके अलावा आयोडाइज सॉल्ट जैसे मिलता है, कुछ लोग आजकल आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेते हैं, तो ये एक इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि नॉर्मल सॉल्ट नहीं, आयोडाइज सॉल्ट लें। इसके अलावा अपने उचित प्रेगनेंसी की प्लानिंग के टाइम में एंटीनेटल चेकअप्स जो समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जाके, और इवन इस समय विलेज लेवल पे भी आंगनवाड़ी केंद्रों में विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज में 4 एंटीनेटल चेकअप्स की जो सुविधा दी गई है, जहां पूरी स्क्रीनिंग की सुविधा इवन विलेज लेवल्स पे भारत सरकार ने दी है, उसको लेके चलें और वो ज़रूर करें। स्कैनिंग का जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे तो स्कैनिंग में मेरे सहयोगियों ने पहले भी बताया 18 से 22 हफ्ते में पहली एनॉमली स्कैन, और उस एनॉमली स्कैन के टाइम में अगर कुछ सस्पेशन हो रहा है तो कार्डियक फीटल इको करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अभी डॉक्टर अनुभव जो बता रहे थे उसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जैसे पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के बाद से सभी घरों में एक पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा है, इवन पेरीफेरीज में सब लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर को अगर राइट दाहिने हाथ में और पैर में लगा के देखते हैं और अगर वो 95 से ज़्यादा पहले 24 घंटे के बाद नवजात शिशु कोई पैदा होता है, मान लीजिए कोई विलेज में या पेरीफेरी में है जहाँ स्क्रीनिंग सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है और वो 90 से कम आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों में 90 से कम आ रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। इस नवजात शिशु में कार्डियक डिजीज़ या हार्ट डिसऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है और इसका पास होता है 95 से ऊपर। सो अगर 95% से ऊपर आ रहा है दाहिने हाथ में पैर में तो ये पेरेंट्स इजीली चेक कर सकते हैं, हालांकि ये स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ के द्वारा ही होता है। तो ये एक टेस्ट है सिंपल में जो पेरीफेरी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्कैनिंग्स की डेट और उनके जो टाइम है वो मैंने आपको बताया। जी, और वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है महिला के लिए? सो वैक्सीनेशंस में अगर आप पूछें तो सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन जो है वो रूबेला का वैक्सीनेशन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है। 9 से 12 महीने के बीच में एक जब शिशु पैदा होता है तो उसको पहला डोज MR वैक्सीन का दिया जाता है, फिर उसके बाद 18 से 24 में दूसरा डोज MR वैक्सीन का, और अगर किसी एडोलेसेंट गर्ल जैसे कि 14 से 15 साल में किसी को नहीं लगा है पहले तो 14 से 15 साल में ये MR वैक्सीन हम रिपीट कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के पहले हमें ये क्लियरली पता कर लेना चाहिए कि रूबेला वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला या जर्मन मीजल्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत हल्के से रैशेज होते हैं और थोड़ा सा गले में एक लिम्फ नोड सी होती है पेनफुल और हल्का सा फीवर आता है, कई बार माओं को पता भी नहीं चलता है। इससे बहुत ज़्यादा नवजात शिशु के हार्ट में पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, कान पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है, सुनने की शक्ति क्षीण हो सकती है नवजात शिशु की, जिसको हम कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये रूबेला का जो वैक्सीनेशन है ये अति आवश्यक है और सब लोगों को इसको चेक करके लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर प्रबोध, बहुत सारे कंडीशंस हैं बच्चों में जो डिफेक्ट्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जेनाइटल ऑर्गन्स ही ना बने हो, वो स्थिति ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स को शॉक लगता है और समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। इसको कितना सिवियरिटी से लेना चाहिए और कितना उस समय होता है पेरेंट्स के पास, क्योंकि अगर जेनाइटल ऑर्गन्स नहीं बने हैं तो जो एक्सक्रीशंस हैं वो ही नहीं हो पाएंगे। किस तरह से इसके लिए प्रोसीजर करना चाहिए और आवश्यक है? किरण, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने।
क्योंकि इसका खाली मेडिकल से संबंध नहीं है, इसका संबंध हमारे सामाजिक जीवन से भी होता है। अच्छी बात यह है कि जब भी बच्चे के जनांगों में समस्या होगी, अधिकतर अगर पैदा के समय बच्चे का जन्म अस्पताल में हो रहा है तो आपका पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट देख के बता देगा। किंतु अगर घर पे भी डिलीवरी हो रही है, जिसको हम इनकरेज नहीं करते हैं, पर मान लेते हैं किन्हीं कारणों से डिलीवरी घर पे हो रही है, तो भी अगर माँ बाप या दाई ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाता है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो लिंग की ठीक से बनावट ना होना, लिंग का टेढ़ा होना, लिंग का होना लेकिन लिंग में पेशाब के छिद्र का ना होना, अनडिसेंडेड टेस्टिस का होना हमने बात की थी, हर्निया का साथ में होना। कई बार क्या होता है कि जेनेटल्स को देख के समझ में ही नहीं आता है कि वो पुरुष है या महिला है। नीचे ब्लैडर खुला हो सकता है, जिसको हम एक्स्ट्रोफी ब्लैडर बोलते हैं। लड़कियों में कई बार क्या होता है कि पेशाब का रास्ता, वेजाइना का रास्ता मिले हुए होते हैं, जिसको हम यूरोजेनाइटल साइनस बोलते हैं। कई बार पेशाब और वेजाइना और मल तीनों रास्ते द्वार मिले हुए होते हैं, जिसको हम कॉमन क्लोएका बोलते हैं। इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। सबसे बड़ी बात, इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। समय रहते आपको शिशु शल्य चिकित्सक के पास जाना होगा, उसको दिखा के उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। कई बार एक सर्जरी से बच्चा ठीक हो जाता है, कई बार एक से अधिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सब का ऑपरेशन बच्चे के पैदा होते ही किया जाए, लेकिन जैसे ही आपको इन बीमारियों का ज्ञात हो, एक बार शिशु शल्य चिकित्सक के पास अवश्य जाएं, उसको दिखाएं, ताकि पॉइंट 1 ये पता चल सके कि बीमारी पूर्ण रूप से क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। नंबर 2, उसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा कब इसका ऑपरेशन का सही समय है, किस प्रकार वो होना चाहिए। अच्छे सर्जन के पास जाएंगे, अच्छे बड़े सेंटर में जाएंगे, एक ऐसे सेंटर में जाएंगे जहाँ पे शिशु शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। आपका बच्चा, हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके बच्चे को एक अच्छा सामाजिक जीवन दे देंगे, उसको इस लायक बना देंगे वो पढ़ लिख सके, अच्छी नौकरी कर सके, अपना जीवन व्यापन आराम से कर सके और सामाजिक रूप से कोई दिक्कत ना हो। जी, और इसीलिए आवश्यक है कि सही समय पर जितना जल्दी हो सके विशेषज्ञ के पास जाएं और सही इलाज बच्चे को मिले, क्योंकि इससे न सिर्फ जीवन के लिए खतरा और जटिलताएं कम हो सकती हैं, बल्कि उसके जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर अनुभव, बच्चे में अगर हार्ट डिफेक्ट होता है, कौन से वो डिफेक्ट होंगे जिसमें बच्चे को तुरंत इलाज की आवश्यकता है? और रोशनी का एक प्रश्न था, वो ये कह रही हैं कि बच्चे में अगर हार्ट डिफेक्ट है और इसकी पहचान गर्भावस्था के ड्यूरेशन में ही हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको उस दौरान भी ठीक किया जा सकता है? अभी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को इंट्रा यूट्राइन ठीक कर सकें या बच्चे को माँ के जब पेट में हो तब ठीक कर सकें। लेकिन हमारे पास जानकारी है, हमें ये आवश्यकता है कि हम जागरूक हों। अगर हमारे को मालूम है कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी, दिल से संबंधित बीमारी है, चाहे नीलापन होने का हो, चाहे उसको और भी जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर उन सिम्टम्स हैं तो वो जाएं और किसी विशेषज्ञ से मिले, क्योंकि हार्ट में बीमारियां बहुत तरह की हो सकती हैं। कुछ का इलाज पहले महीने में होना चाहिए, कुछ का इलाज स्कूल जाने से पहले होना चाहिए, कुछ का इलाज संभव है और कुछ में हम कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चे को हार्ट को एक स्थिति में ऐसा पहुंचा सकते हैं कि वो आगे जाकर अपना जीवन व्यापन कर सके। जी, और अगर एडवांसमेंट्स की बात की जाए तो अब हार्ट सर्जरीज जो बच्चों के लिए की जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं, और नई मोडालिटीज़ के आने से जो पहले खतरा होता था, रिस्क रहता था कॉम्प्लिकेशंस का, उस पे कितना कंट्रोल करने में सक्षम हो पाए हैं हम? जी किरण जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी तो एडवांसमेंट ये हुआ है कि काफ़ी सारे होल इन द हार्ट का ट्रीटमेंट ट्रांस कैथेटर हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको सर्जरी करने की आवश्यकता हो। आप अगर आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो तार डालकर पीडीए का डिवाइस क्लोजर, एएसडी का डिवाइस क्लोजर और वीएसडी का डिवाइस क्लोजर भी कर सकता है। तो सर्जरी ही एक ऐसा विकल्प नहीं है, आप चाहें तो आपके बच्चे का आगे जाके डिवाइस क्लोजर भी हो सकता है। पीडीए का डिवाइस क्लोजर बहुत जल्दी होता है, वीएसडी का भी जल्दी होता है और एएसडी का थोड़ा बड़ा होने के बाद होता है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, कांता प्रसाद बघेल जी हैं उज्जैन से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत कांता प्रसाद जी, क्या है आपका सवाल? एक्चुअली मैम, मेरा एक बच्चा है, 6 मंथ हो रहा है जी। जन्म से G6PD डेफिशिएंसी है मैम।
तो उसका कुछ ट्रीटमेंट है परमानेंट या फिर और कुछ दवाई है जिसको उसको अपन का मतलब लेवल पे ला सके, ऐसे कुछ है मैम? जी डॉक्टर दत्ता। G6PD एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक एंजाइम की कमी के कारण होता है। इसमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेस है, सर्जरी है या सल्फा ड्रग्स हैं। तो एक पूरी लिस्ट जो है वो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। तो जो भी इनके ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन होंगे, क्योंकि ये एक आनुवंशिक बीमारी है, इसमें जीन थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल मोड्स में है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हीमोलिसिस होती है। अगर कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट जैसे कोई दवाई है जिससे G6PD डेफिशिएंसी एक्सरबेट होती है, तो उसमें पीलिया, सडनली पीलिया हो जाता है बच्चे को, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो लाइस हो जाती हैं और उसकी वजह से इसमें शरीर में पीलिया का एक सडनली बच्चा पीला पड़ जाता है। तो इसमें इन ऑफेंडिंग एजेंट्स और इन ड्रग की एक लंबी लिस्ट होती है। और कई बार जैसे बच्चे को कोई इन्फेक्शंस हैं या कोई सर्जरी के लिए जा रहा है, उस समय भी हम जो है G6PD की जो ये प्रिकॉशंस हैं, ये ट्रिगर्स होते हैं। तो G6PD एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। इसमें आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा, जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। इसके लिए ऐसा कोई थेरेपी नहीं है, बस जेनेटिक थेरेपी इन्वेस्टिगेशनल है और आपके पीडियाट्रिशियन आपको इसमें ज़्यादा सलाह देंगे। जी डॉक्टर विक्रम, बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं इसमें जेनेटिक्स का कितना रोल है और फैमिली हिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट होती है? क्या अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो मान लिया जाए कि डिफेक्ट्स नहीं होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका किरण जी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कभी भी ये गिल्ट नहीं आना चाहिए। कई बार फैमिली में ये गिल्ट आ जाता है कि हमारे में ऐसी कोई पास्ट हिस्ट्री थी और इस कारण से ही बच्चे में ऐसी चीज़ हुई। और बहुत बार माँ को भी ब्लेम किया जाता है कि पता था और बताया ही नहीं। जी, कई बार ऐसा कुछ ब्लेम या गिल्ट की चीज़ें शुरू होती हैं और ये कोई भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे हार्ट डिजीज़ेस के मामले में हम बोल रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं एट्सेट्रा, ये सब मैलफॉर्मेशन जेनेटिक बेस्ड ही हैं। लेकिन पूरी तरह ये जेनेटिक्स पे बेस्ड नहीं है। कई बार कुछ मेटर्नल फैक्टर्स, कई बार कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कई बार कुछ और विशेष तरीके के आइट्रोजेनिक फैक्टर्स या कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अननोन होते हैं। तो इन सब फैक्टर्स का एक मिला जुला जो है एक फाइनल आउटकम होता है ये मैलफॉर्मेशंस। और इसमें प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अर्ली रिकॉग्निशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी, तो मैं यही कहूँगा। राइट डॉक्टर प्रबोध, एक और अवस्था स्पाइना बाइफिडा की हम बात कर रहे थे, आपने पहले भी जिक्र किया कि स्पाइन खुली होती है। कितना आवश्यक है कि इसको जल्द से जल्द जो है ट्रीट किया जाए और क्या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस इससे जुड़े हो सकते हैं? मान लीजिए अगर डिले होता है या इलाज नहीं मिल पाता तो आगे चलकर क्या समस्याएं बच्चे में हो सकती हैं? किरण, स्पाइना बाइफिडा उस कंडीशन को बोलते हैं जब रीढ़ की हड्डी खुली होती है जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल आती है। ये समस्या का डेवलपमेंट होता है गर्भावस्था के दौरान। उसमें दो तरह से हो सकता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड स्किन से कवर्ड है या स्पाइनल कॉर्ड स्किन से कवर नहीं हो पाई है और उसका एक्सपोजर अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को हो रहा है। जब वो कवर नहीं हो पाती है वह ज़्यादा सीवियर वैरायटी होती है जो कि नर्व डैमेज हो जाती हैं। जब स्किन कवर्ड होती है थोड़ा सीवियरिटी कम रहता है। समस्या इसमें ये होती है कि बच्चे के दोनों पैर में कमजोरी हो सकती है। वो कमजोरी इतनी अधिक हो सकती है कि दोनों पैर पैरालाइज हो जाएं। बच्चे को पेशाब पे कंट्रोल कम हो सकता है, उसका पेशाब आजीवन टपकता रह सकता है, उसको लेटरिन पे कंट्रोल कम हो सकता है और उसके सिर में पानी भरता है जिसको हमें बार बार ऑपरेशन करके पानी को पेट में डालना पड़ता है। ये समस्याएं जब बच्चा पैदा हो तभी हो सकती हैं या ये समस्याएं उस समय कम हो और ऑपरेशन के बाद बढ़ सकती हैं। लार्जली 70% पेशेंट्स में ये बीमारी प्रिवेंटेबल है। जैसा अभी डिस्कशन हुआ था, अगर महिलाएं गर्भावस्था से 3 महीना पहले फोलिक एसिड शुरू कर देती हैं, 400 माइक्रोग्राम इसका डोज होता है। अच्छा रहेगा अगर फादर्स भी साथ में ले लेते हैं। कीमत कुछ भी नहीं है, एक पत्ता उसका 5 रुपये के आसपास का आता है। हम अपने जो रेगुलर पेशेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं कि अगर आपकी विवाह हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान कर रहे हैं तो एक 100 टैबलेट का कोर्स हस्बैंड वाइफ दोनों कर डालिए। हम इलाज के ऊपर आते हैं। इलाज बहुत इमरजेंसी नहीं होता है, हम थोड़ा सा 6 महीने, साल भर, 1.5 साल पे कर सकते हैं। मेन इसमें दिक्कत ये होती है जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ेगी तो स्पाइनल कॉर्ड का मूवमेंट होता है। अब वो स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इस जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पे चिपकी हुई है,
तो बच्चे की जब लंबाई बढ़ती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे ट्रैक्शन पड़ता है, जिससे वो वीकनेस बच्चे के पैरों में और मल मूत्र पे ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 5 साल 6 साल बाद इलाज कराएं, पर ठीक है, बच्चे को 6 महीने साल भर का होने पे करा सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ विश्वामित्र जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, गुजरात से कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए, सवाल पूछिए जी। हाँ सर, मेरे बच्चे को अनडिसेंडेड टेक्निक टेस्टिकल की प्रॉब्लम है। वन ईयर का हो गया, बोला जी, दो ईयर का हो गया है और वो सर्जरी हमने करवाई नहीं है। तो मानो कि आगे जाके सर्जरी करवाने में रिस्क फैक्टर कितना रहता है? डॉक्टर प्रबोध गोयल। मैं जितना समझ पाए बताया, 2 वर्ष का बच्चा हो गया और सर्जरी करा चुके हैं। सर्जरी नहीं करवाई है। ओके, नहीं, आपको सर्जरी करा लेना चाहिए। 1.5 साल के बाद टेस्टिस अंडकोश का डैमेज शुरू हो जाता है। तो अभी एक साइड में है, दोनों साइड में है, इस पे भी डिपेंड करता है। पर दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर बच्चा हो गया है, तो आपको सर्जरी उसकी तत्काल करा लेनी चाहिए। जी, विश्वामित्र जी, तुरंत विशेषज्ञ से मिलकर जितना जल्दी हो, जैसे विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चे की सर्जरी करवा लीजिए। डॉक्टर अनुभव, बच्चे में अगर हार्ट डिफेक्ट है, उसको ट्रीट कर दिया गया, आगे के फॉलोअप्स कितने आवश्यक होते हैं, और दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशंस या कंडीशंस जिसे लेकर आगे भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी? कुछ बीमारियां कार्डियक सर्जरी में ऐसी हैं जिनको हम क्योर बोलते हैं। क्योर का मतलब कि 5 साल के बाद बच्चा नॉर्मल है, उसे किसी मेडिकल चेकअप की आवश्यकता नहीं वो है। कौन सी कंडीशन होगी? तो ASD क्लोजर, VSD क्लोजर एंड PDA क्लोजर, ये 3 कंडीशन है जिसमें हम बच्चे को 5 साल तक फॉलोअप करते हैं, और अगर वो 5 साल तक ठीक है और उसकी कंडीशन नॉर्मलाइज हो गई है तो हम उसे एक सर्जिकल क्योर बोलते हैं कि अब ये बच्चा नॉर्मल है, इसको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है और ही इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड। लेकिन बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज इज़ नॉट अ क्योर। तो हमने जो भी इलाज किया उसमें आगे भी उनको हमें दिखाते रहना होता है। फॉलोअप की ड्यूरेशन कुछ पेशेंट्स में साल भर में बुलाते हैं, कुछ में हम 6 महीने पे बुलाते हैं, और फॉलोअप लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि हम जब कुछ चीज़ को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते तो हमें उनको आगे भी फॉलोअप करने की आवश्यकता होती है। जी, और फिलहाल एक कॉलर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी, मेरा नाम मनीषा है। मेरी बच्ची को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज था, एलवी डिस्फंक्शन था जी। वो 5 महीने की एज में सर्वाइव नहीं कर पाई और एक्सपायर हो गई। अभी मैं दूसरा बेबी प्लान कर रही हूँ, अगले महीने मई में IVF करवा रही हूँ। तो ये परिस्थिति दोबारा ना आए, उसके लिए मैं क्या प्रिकॉशन रख सकती हूँ? जी, बहुत दुख की बात है जो कंडीशन आपने बताई है, लेकिन सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर अनुभव, कितना इम्पोर्टेंट है कि दूसरे बच्चे के लिए ध्यान रखा जाए और क्या सावधानियां रखनी होगी? तो इसमें पहला सवाल जो इनको समझना हुआ कि एलवी डिस्फंक्शन था तो उसका कारण क्या था। क्या वो कार्डियोमायोपैथी था जिसकी वजह से एलवी डिस्फंक्शन हुआ, या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट था जिसकी वजह से हार्ट ने काम करना कम कर दिया। अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट था तो ये सेकेंड प्रेगनेंसी जब भी प्लान करें तो जैसे हमारे दोस्तों ने भी बताया कि फोलिक एसिड लें और अपने एनॉमली स्कैन्स टाइम पर कराएं, अपना ख्याल रखें। और अगर ये बीमारी में हार्ट डिफेक्ट नहीं था और सिर्फ एलवी डिस्फंक्शन हुआ तो हो सकता है कि नेक्स्ट बच्चा इनका हेल्दी पैदा हो। इसीलिए अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखें, प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड लेते रहें, और ये जरूर जानकारी रखें कि पहले बच्चे को एलवी डिस्फंक्शन का रीज़न क्या था, क्योंकि रीज़न ही आपको ये बताएगा कि क्या दूसरे बच्चे को रिस्क ज़्यादा है कि दूसरे बच्चे को रिस्क नहीं है। जी, और एक विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर ले लें, गायनेकोलॉजिस्ट से या जो हार्ट एक्सपर्ट्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से भी आप मिलकर ये समझ सकती हैं कि कारण क्या था और उसी के अकॉर्डिंग समाधान आपको बताया जा सकता है जो आने वाले बच्चे के लिए उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर दत्ता, जीन्स की अगर बात करें, कोई ऐसे स्पेसिफिक जीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स या बर्थ डिफेक्ट्स के खतरे को बढ़ाते हैं, कितना कोरिलेशन होता है इनमें? ये जेनेटिक फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, अगर आजकल तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती है
और इन सीक्वेंसिंग के द्वारा स्पेसिफिकली जीन्स और जेनेटिक लोकस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये काफ़ी टेक्निकल इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। आई थिंक ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कई हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जैसे दिल्ली में आप देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कराई जा सकती हैं। और इसके अलावा जेनेटिक्स में कुछ जो एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स हैं या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं। तो हील प्रिक से एक ड्रॉप ब्लड हम एक ड्राइड फिल्टर पेपर पे लेते हैं। और दिल्ली में अगर आप देखें तो जितने भी हमारे मेजर सरकारी अस्पताल हैं, लगभग 30-31 अस्पतालों में एक मिशन नीव नाम से शुरू हुआ है एक प्रोग्राम है जो इस समय भारत सरकार का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम 5 जो है जेनेटिक न्यूबॉर्न डिसऑर्डर्स को स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, गैलेक्टोसीमिया, G6PD डेफिशिएंसी की अभी बात हो रही थी। ये बर्थ पे ही हमें हील प्रिक से पता चल जाता है। सो जेनेटिक वर्कअप करने से हम पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, प्योरली जेनेटिक बेसिस नहीं होता है। मेटरनल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स और ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, और साथ साथ कुछ टेराटोजेंस मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ जो माँ ने अगर सेवन किए हैं, जैसे कि अल्कोहल है या ड्रग्स हैं या कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जैसे सोडियम वैल्प्रोएट है या कोई और अदर ड्रग्स हैं, उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी भी नवजात शिशु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर माँ को कोई समस्या है और वो कोई मेडिकेशन ले रही हैं तो पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लिया जाए कि मेडिकेशन पर हैं, या तो उनको बंद किया जाएगा, बदला जाएगा या रोका जाएगा, जिससे गर्भधारण और गर्भावस्था दोनों ही सुरक्षित रहें। डॉक्टर दत्ता, एक और प्रश्न आपके पास आ गया है। पैडी ओडिशा राउरकेला से पूछ रहे हैं कि अगर कपल्स की एज ज़्यादा होती है, यानी एडवांस एज में, ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं, तो कितना खतरा हो जाता है? और इसके साथ हम एक और सवाल भी जोड़ देते हैं, अगर बहुत क्लोज फैमिलियल रिलेशंस में शादियां होती हैं तब इन डिफेक्ट्स का खतरा कितना अधिक होता है? मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले आंसर करता हूँ। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंसैंग्विनिटी बोलते हैं, या कि रिश्तेदारी में जैसे अगर मैरिज हो रही है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अलग अलग डिसऑर्डर्स में डिपेंडिंग ऑन कंसैंग्विनिटी, प्राइमरी, सेकेंडरी या थर्ड लेवल की कंसैंग्विनिटी है, जितनी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में मैरिज होगी चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। पहला वाला जो सवाल है एक बार प्लीज़ रिपीट। अगर ज़्यादा एज है कपल हाँ, अगर ज़्यादा एज है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें वरी करती है एज अ न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट और एज अ फिजिशियन एंड सर्जन ऑल्सो, वो है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब ट्राइसोमी 21। और अगर एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म जिनको हम पुराने ज़माने में बोलते थे, तो उसमें थोड़ा सा मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनके एज पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माँ की एज ज़्यादा है कंसेप्शन के टाइम में तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हम 11 से 12 हफ्ते के आसपास करते हैं। इसमें डुअल पैनल स्क्रीनिंग बोलते हैं हम इसको, और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं जिसमें बच्चे के जो माँ के पेट में बच्चा है उसके पीछे, गले के पीछे हम बोलते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी या NT। तो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी अगर मिल रही है मतलब उसमें थोड़ा मोटाई ज़्यादा है पीछे गले के, तो इस बच्चे को फिर हम ले जाके फर्दर टेस्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसिव जेनेटिक टेस्ट हैं जो आजकल हैं जो फीटल DNA को डिटेक्ट करते हैं माँ के ब्लड टेस्ट में, उसको बोलते हैं हम NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में लगभग 90-95% सर्टेनिटी से पता चल सकता है केवल माँ के ब्लड टेस्ट से। जी, तो बहुत आवश्यक है समय समय पर जांच करवाई जाए और सतर्क रहें, क्योंकि इसमें न सिर्फ आपकी सुरक्षा बल्कि आपसे बढ़कर बच्चे की सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले कंजेनिटल एनोमलीज के बारे में, बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DT न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियां क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे ठीक की जा सकती हैं, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। कॉलर हमारे साथ है रामायण शर्मा जी फोन लाइन पर। बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। हमारे घर में एक बेटी है 12 साल की जी। तो बेटी का उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई और पेट में दर्द रहता था। फिर कार्डियोलॉजी से मिले तो उन्होंने सीटी किया और इको किया जी, और बताया कि आर्टरी में ब्लॉकेज है। ओके, तो क्या उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा या क्या कराना पड़ेगा, कुछ सलाह दिया जाए। डॉक्टर अनुभव। अब आर्टरी में किस आर्टरी में ब्लॉकेज है ये आप बता पाएंगे क्या? जी, आर्टरी बताया गया ना कि हार्ट से निकलने वाला जो नस है और उससे नीचे पैर में और राइट साइड के हाथ में जो ब्लड जाता है जी, उसी में जो है सो कंजेनाइटल है। वो बताया कि बाई बर्थ ही जो है सो कंजेशन है। तो जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको हम कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा बोलते हैं। तो अगर बच्चा 12 साल का हो गया है तो कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा का ट्रीटमेंट है कि हम इसकी बलूनिंग कर दें और इन बच्चों को हम फॉलोअप पे रखें, क्योंकि अगर ये बहुत जल्दी डिटेक्ट होता तो हम इसका ऑपरेशन करके इसको क्योर भी कर सकते थे। लेकिन अभी 12 साल की बच्ची है तो बलूनिंग कर सकते हैं, जिसे हम बलूनिंग ऑफ द कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा बोलते हैं। और ये फैसिलिटी ज़्यादातर जगह अवेलेबल है जी। तो आसानी से ये प्रोसीजर किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और पूछने के लिए फ़ोन किया है। प्रोसीजर आप करवा सकते हैं, सुरक्षित है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लगभग हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले जन्मजात विकृतियों के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम दत्ता, डॉक्टर प्रबोध गोयल, डॉक्टर अनुभव गुप्ता। अब जान लेते हैं कुछ और बातें रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विक्रम आपसे कि क्या बच्चों में होने वाले डिफेक्ट्स, जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक होते हैं, सिवियर नहीं? नहीं, कॉस्मेटिक नहीं होते हैं। अगर कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स हैं तो लकी हैं। ज़्यादातर डिफेक्ट्स तो डिफॉर्मेशन होते हैं, सीवियर मेलफॉर्मेशन मेजर या डिफॉर्मेशंस होते हैं। और कॉस्मेटिक हैं तो बहुत सीवियर नहीं है, वो इजीली मैनेजेबल है। डॉक्टर प्रबोध, क्या सर्जरी ही स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए एकमात्र इलाज का विकल्प है? अधिकतर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से जो फंक्शन रुक रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए। जी। डॉक्टर अनुभव, क्या जो हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ हार्ट को ही प्रभावित करते हैं? नहीं, वो हार्ट को भी प्रभावित करते हैं। जो मेजर धमनियाँ निकलती हैं हार्ट से उनको भी प्रभावित करते हैं। और हार्ट डिफेक्ट्स जैसे अभी हमने लास्ट कॉलर को देखा, कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा है तो वो मेन आयोटा की डिजीज़ है। इस तरह कंजेनाइटल हार्ट डिजीज सिर्फ हार्ट तक नहीं होती है, हार्ट से निकलने वाली और वापस आने वाली धमनियों में भी हो सकती है। जी, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उसके डेवलपमेंट को और जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। क्या किसी बच्चे में कोई हार्ट डिफेक्ट होगा, इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है डॉक्टर विक्रम? इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि कंजेनिटल एनोमली स्कैन्स के द्वारा, फीटल इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा, NIPT के द्वारा, जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ये सब एंटीनेटल पीरियड में और ये प्रेडिक्शन मोडालिटीज़ हैं। और फैमिली हिस्ट्री अगर है तो हाई रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज आर देयर। जी। डॉक्टर प्रबोध, इनमें से क्या बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का कारण बन सकता है? प्रेगनेंसी में कोई विशेष तरह की दवा लेना, रुबेला का इन्फेक्शन, मधुमेह होना, अल्कोहल का लेना अगर माँ अल्कोहल लेती है, या धूम्रपान करने वाले के आसपास रहती है? आपने जितनी बातें बोली हैं इन सब से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर अनुभव, इनमें से क्या बच्चे में हार्ट डिफेक्ट का लक्षण हो सकता है? सांस लेने में परेशानी, त्वचा का रंग लाल या नीला पड़ जाना, या ग्रोथ डिले, या फिर बच्चे का अनकॉन्शियस यानी बेहोश होना? ये सारे सिम्टम्स हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। अलग अलग हार्ट डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, पर अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम है तो आप अपने बच्चे की जांच अवश्य करें। डॉक्टर अनुभव, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स के लिए? जागरूक रहे, बच्चों की जो भी बीमारी है उसकी डायग्नोसिस जल्दी हो और उनका जो भी इलाज है वो करें, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है।
और अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर प्रबोध, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आपके व्यूअर्स को 2 संदेश देना चाहूँगा। प्रथम, डॉक्टर अनुभव गुप्ता से मिलता जुलता कि जिस प्रकार बच्चे को पढ़ाना लिखाना बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है, उसी प्रकार उसको स्वस्थ बनाना भी आपकी नैतिक आवश्यकता है। समय रहते विशेषज्ञ के पास जाएं। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है, जब भी अपने विशेषज्ञ से मिलते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं, आपके बच्चे को यदि जन्मजात विकृति है, अपने चिकित्सक से 3 प्रश्न अवश्य पूछें बच्चे के इलाज से हटके। प्रश्न नंबर 1, क्या आपके अगले बच्चे को भी ये समस्या हो सकती है? प्रश्न नंबर 2, यदि हो सकती है तो कैसे उसको रोका जा सकता है? एंड प्रश्न नंबर 3, क्या जिस बच्चे को समस्या है उसकी आने वाली नस्लों में भी ये समस्या हो सकती है? बहुत महत्वपूर्ण संदेश। डॉक्टर विक्रम दत्ता, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं, और साथ ही एक वाक्य में आपका संदेश। मैं अपने जो भी भाई बहन जो रूरल एरियाज़ में हैं, गाँव में और दूर देश में प्रदेशों में हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सेस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उनको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 से ये नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें स्पेसिफिकली 30 से 32 डेवलपमेंटल मैलफॉर्मेशंस की न केवल स्क्रीनिंग की जाती है, बल्कि इनकी मुफ्त जांच भी प्रोवाइड की जाती है। जांच और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जब बच्चे छोटे होते हैं तो शुरू में आंगनवाड़ी केंद्र में इसकी जांच होती है, बाद में स्कूलों में इसमें मोबाइल हेल्थ टीम्स होती हैं, और आप अपने जिला चिकित्सालय में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे ऐसे बच्चों को लेके जा सकते हैं, और यहाँ से फिर आपका लिंकेज मुफ्त सुविधा 0 से लेके 18 वर्ष के बच्चों के लिए दी जाती है। तो इसका ज़रूर उपयोग करें। और एंटीनेटल पीरियड में अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो जांच करवाएं, और कोई भी डिसऑर्डर जो है उसको प्रिवेंट करें और पहले ही डायग्नोज करके मैनेज करें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सभी विशेषज्ञों का। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य और उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। कहते हैं कि समस्याओं से भाग जाना आसान होता है, चिंता करने और डरने से कुछ नहीं होता, सतर्क रहने से और आगे कदम बढ़ाने से ही समस्या का समाधान होता है। तो आप भी अपने सेहत को लेकर सतर्क रहिए और बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं, चाहे फॉलिक एसिड लेना हो, समय समय पर जांच करवाना, या वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवाना, विशेषज्ञ के पास जाइए और सही और पूर्ण जानकारी लीजिए, क्योंकि ये बात है बच्चे के स्वास्थ्य की, उसके जीवन की, उसके सुरक्षा की। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।